हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा पार्ट नंबर 10 का। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। Now, first आपका क्वेश्चन है which of the following option is incorrect with respect to PM नरेंद्र मोदी's visit to आइजवाल मिजोरम। तो रिसेंटली 13 से 15 सितंबर के बीच में पीएम मोदी जी ने 5 स्टेट का आपका टूर किया है, जिसमें मिजोरम आपका है, मणिपुर है, असम है, वेस्ट बंगाल है और बिहार है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं मिजोरम की, जहाँ पे पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था 13 सितंबर को। ठीक है, उसी के रिलेटेड आपके पॉइंट है, आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है 51.38 किलोमीटर लॉन्ग बिराबी टू साइरांग न्यू रेल लाइन इन मिजोरम, जो आपकी बनाई गई है 8070 करोड़ की लागत से। एंड इसी के साथ आइजवाल जो है ये आपका डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है इंडियन रेलवेज के साथ। और आइजवाल ऐसा फोर्थ नॉर्थ ईस्टर्न कैपिटल बना है जिसको डायरेक्ट रेल एक्सेस दिया गया है। ठीक है, डायरेक्ट रेल एक्सेस जिसको मिला है आफ्टर गुवाहाटी, अगरतला एंड ईटानगर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 45 किलोमीटर लॉन्ग आइजवाल बाईपास रोड, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है ओवर 500 करोड़ की लागत से अंडर दी पीएम डिवाइन स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है चिम तुईपुई रिवर ब्रिज पे। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन रखा है चिम तुईपुई रिवर ब्रिज ऑन लुआन लुआंग लुआंग तलाई सिहा रोड इन मिजोरम। एंड ये आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, साथ में ही ये आपका टाइम भी थोड़ा बचाएगा, राइट। नेक्स्ट है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है खेलो इंडिया मल्टीपर्पज इंडोर हॉल एट अ तुईक्वाल इन मिजोरम फॉर द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। एंड लास्ट सेज, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है 35,000 मेट्रिक टन पर एनम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बॉटलिंग प्लांट का एट दी मॉलखांग इन आइजवाल मिजोरम। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज इन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है 30,000 मेट्रिक टन पर एनम एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ अदर पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पीएम मोदी जी ने 3 न्यू एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो यहाँ पे फ्लैग ऑफ की थी। पहली आपकी है फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस, मिजोरम की पहली राजधानी एक्सप्रेस, जो साइरांग टू दिल्ली आपकी रहेगी। ठीक है, साइरांग टू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रहेगी आइजवाल को दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए। दूसरी आपकी है विद इन अ स्टेट, आपकी जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में कनेक्टिविटी जो है इम्प्रूव करने के लिए एक आपकी फ्लैग ऑफ की गई है ट्रेन, जिसका नाम है साइरांग टू गुवाहाटी एक्सप्रेस। देन साइरांग टू कोलकाता एक्सप्रेस, ये मिजोरम टू कोलकाता आपकी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट, इन्होंने इनॉग्रेट किया है रेजिडेंशियल स्कूल एट दी करवथा इन ममित एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अंडर दी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम। ठीक है, और ये आपका बेनिफिट करेगा मोर देन 10,000 चिल्ड्रंस एंड यूथ को। इसी के साथ इन्होंने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है इसको भी इनॉग्रेट किया था मिजोरम में। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। मिजोरम के करंट सीएम कौन है, पू लल्दू होमा, एंड गवर्नर इसके हैं विजय कुमार सिंह। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। हाँ, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, इनका विजिट था मणिपुर में। ठीक है, अब यहाँ पे दो जगह पे इनका जो है इन्होंने मतलब दो जगह इवेंट इनका था बेसिकली, जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं और फाउंडेशन स्टोन भी रखा है। ठीक है, जैसे पहला आपका पॉइंट है, ठीक है, इम्फाल मणिपुर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था सिविल सेक्रेटरीट 538 करोड़ का जो बना है। और इन्होंने न्यू मणिपुर पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो भी इनॉग्रेट किया था 101 करोड़ का की लागत से जो बनाया गया है। ठीक है, देन इन्होंने लॉन्च किया था आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एट दी मंत्री पोखारी, और इसे बनाया गया है 114 करोड़ की लागत से। ठीक है, देन ही ओपन ईमा मार्केट इन 4 डिस्ट्रिक्ट जो 24 करोड़ की लागत से बने हैं। एंड लहसांग हिडन कल्चरल एंड हेरिटेज पार्क आपका यहाँ पे जो है ओपन किया गया था। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया है मणिपुर भवन को इन दिल्ली एंड इन कोलकाता। ठीक है, इसके अलावा अदर प्रोजेक्ट्स आपके हैं 4 लेन ब्रिज ऑन नेशनल हाईवे 38, देन इम्फाल रिवर फेज सेकेंड, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसके लिए आपकी एक
16 करोड़ की यहाँ पे अमाउंट जो है उससे बनाया गया है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग एंड मॉल रोड फेज सेकंड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट की थी और फाउंडेशन स्टोन रखा था। देन दूसरी आपकी जगह है चौरा चंदपुर मणिपुर। यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था अर्बन रोड्स एंड ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स विद अ कॉस्ट ऑफ विच आर बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 3,647 करोड़ एंड 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हेयर मणिपुर इन्फोटेक एनेबल्ड डेवलपमेंट माइंड प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है और इसका कॉस्ट आपका है 550 करोड़ का एंड विमेंस हॉस्टल एट 9 प्लेसेस, ओके। देन अदर प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे देखे गए हैं हेल्थ केयर इन रिमोट एरियाज, पोलो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल फैसिलिटीज अपग्रेड की गई हैं। देन रूरल कनेक्टिविटी, एजुकेशन एंड टूरिज्म प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं 102 करोड़ की लागत से। फिर सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं विद अ कॉस्ट ऑफ 33 करोड़, ओके। Now next आपका क्वेश्चन है what was the central theme of a ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। तो रिसेंटली आपका सितंबर के मंथ में जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नाम से, और किसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था? हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। एंड इसका मेन थीम आपका था रिक्लेमिंग इंडियाज नॉलेज लेगेसी थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट्स हेरिटेज, ठीक है। दिस इज द main theme of this Gyan Bharatam International Conference, okay, and this conference was chaired by the Union Minister गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। 11 से 13 सितंबर की आपकी कॉन्फ्रेंस थी, न्यू दिल्ली में हुई थी, ओके। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे ज्ञान भारतम मिशन की, ठीक है, जिस पे बेस्ड आपकी ये कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। ये एक आपका इनिशिएटिव है किस चीज़ के लिए? प्रिजर्व करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए हमारी एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स को, ठीक है। इसका गोल है आइडेंटिफाई करना, कंजर्व करना, डिजिटाइज करना मैन्युस्क्रिप्ट्स को, क्रिएट करना नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी, ट्रेन करना एक्सपर्ट्स को, डेवलप करना डिजिटल टूल्स, देन एनकरेज करना कस्टोडियंस को विद सर्टिफिकेशन एंड रेवेन्यू शेयरिंग। देन नेक्स्ट है टू फॉस्टर ग्लोबल कोलैबोरेशन। तो ये सारी इसके गोल्स हैं। इसके अलावा इसके लिए बजट दिया गया है 482.85 करोड़ का एंड ये 2024 से 31 तक का है, ठीक है। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए तो 60 करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी आपको नोट करना है लगभग अभी ओवर 44.07 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं उनको ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड किया जा चुका है कृति संपदा रिपोजिटरी में, ठीक है। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी जी ने ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया था, ठीक है। ये पोर्टल जो है आपको प्रोवाइड करेगा यूनिफाइड एक्सेस टू दी मैन्युस्क्रिप्ट्स हेरिटेज, ओके। साथ में ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा लॉन्च किया गया था ज्ञान सेतु, जो एआई इनोवेशन चैलेंज था फॉर डेवलपिंग एआई टूल्स फॉर एक्सेसिंग 10 मिलियन प्लस मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो ये आपका एक चैलेंज लॉन्च किया गया था जिसके विनर आपके हैं, फर्स्ट विनर है आर रामाकृष्णन, ठीक है, फ्रॉम इनवर्स एआई। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेसर रवि किरण एंड थर्ड नंबर पे आपके हैं वेंकट रवि तेजावेला एंड डॉक्टर अर्जुन घोष। तो ये आपके थर्ड आपके विनर थे इस एआई इनोवेशन चैलेंज के, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम नरेंद्र मोदीज विजिट टू असम। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? पीएम मोदी जी ने रिलीज किया था 100 रुपीज का सिल्वर कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प ऑन ऑनरिंग डॉक्टर भूपेन हजारिका फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर एंड म्यूजिक। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था दरांग मेडिकल कॉलेज का, जो 24th मेडिकल कॉलेज है असम का, ठीक है, एंड हॉस्पिटल जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी स्कूल एंड बैचलर्स ऑफ साइंस नर्सिंग कॉलेज एट अ कॉस्ट ऑफ 570 करोड़ टू बी कंप्लीटेड इन 3 years। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 2.9 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन नरेंगी टू कुरुवा ब्रिज ओवर द बराक रिवर टू बी बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1200 करोड़। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था इंडिया का फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी असम बाय एथेनॉल प्लांट नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में, एंड इसे बनाया गया है 5,000 करोड़ की लागत से अंडर द जॉइंट वेंचर बिटवीन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, फॉर्टम एंड चेम्पोलिस ओवाई, जो फिनलैंड की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा था पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट का एट दी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
एंड इसको बनाया गया है 7,230 करोड़ की लागत से, जिसका मेन एम है बूस्ट करना एम्प्लॉयमेंट एंड रीजनल डेवलपमेंट को। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से इनकरेक्ट है। तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यहाँ पे ये जो ब्रिज है ये इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए, नॉट दी बराक रिवर। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये ब्रिज आपका बनाया जाएगा। ओके, नाउ अदर पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सो पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था 118.5 किलोमीटर लॉन्ग गुवाहाटी रिंग रोड का, ठीक है, जिसको बनाया जा रहा है 4,530 करोड़ की लागत से, जो कनेक्ट करेगा कमरूप टू दरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन असम विद द रीभोई इन मेघालय। ठीक है, दोनों स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स को ये कनेक्ट करेगा। देन इन्होंने इनॉग्रेट किया था और फाउंडेशन स्टोन रखे हैं 3 की हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के, जिसका कॉस्ट आपका है अराउंड 6,500 करोड़ का। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया था स्पेशल फंक्शन जो ऑर्गेनाइज किया गया था टू सेलिब्रेट दी 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी सिंगर जिनका नाम है भूपेन हजारिका, और इसी इवेंट पे इन्होंने कॉइन और स्टैम्प भी लॉन्च किए थे। ठीक है, जो ये कॉइन है ये प्योर सिल्वर से बना है, इसका डायमीटर 4 मीटर का है एंड इन्होंने इसका जो वेट है वो है आपका 40 ग्राम का। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे जो हजारिका जी हैं इनकी बायोग्राफी भी जो है वो रिलीज की गई थी भारत रत्न भूपेन हजारिका नाम से, और इसे लिखा है अनुराधा शर्मा भोर पुजारी जी ने। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड प्रपोजल टू एक्वायर व्हाट परसेंट ऑफ स्टेक्स इन जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड। तो रिसेंटली सीसीआई ने अप्रूव किया है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का प्रपोजल कि ये एक्वायर कर सकते हैं 95% से 100% तक के स्टेक्स इन दी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिमम 95% और मैक्सिमम आपके 100% स्टेक ही एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा सीसीआई के और भी अप्रूवल है, जैसे सीसीआई ने अप्रूव किया है जेएसडब्ल्यू पेंट को कि वो एक्वायर कर सकते हैं अप टू 75% ऑफ शेयर होल्डिंग इन एक्सो नोबल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है सीसीआई ने अप्रूव किया है acquisition of entire shares held by IPM Incorporate and OCNL Invest जो है in the Owens Corning जो इंडिया की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, by the Triumph Composite Private Limited and Quartz Fiber Private Limited। ठीक है, तो ये 3 अप्रूवल थे सीसीआई के। Now next है which fintech company partnered with IndusInd Bank to launch a new credit card। तो इनमें से कौन सी आपकी फिनटेक फर्म है, फिनटेक कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है IndusInd Bank के साथ, किस चीज के लिए, नए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। तो इट इज क्रेड। ठीक है, किसने किया है, क्रेड ने आपके पार्टनरशिप की है IndusInd Bank के साथ। यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो और कार्ड का नाम क्या रखा गया है, क्रेड IndusInd Bank रुपे क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये जो कार्ड है ये 5% रिवॉर्ड आपको ऑफर करेगा ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन में एंड 1% ऑफर करेगा ऑन योर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन। ठीक है, एंड क्रेडिट स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शंस पे। नेक्स्ट इज which Indian naval ship participated in the 9th edition of exercise Pacific Reach 2025 at the Changi Naval Base in Singapore। तो इंडिया का कौन सा नेवल शिप है जिसने पार्टिसिपेट किया था 9th एडिशन ऑफ पैसिफिक रिसर्च 2025 जो एक्सरसाइज हुई थी। तो इट वाज योर आईएनएस निस्तार। ठीक है, क्या नाम है इसका, आईएनएस निस्तार ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और इस एक्सरसाइज को आपका होस्ट किया है सिंगापुर ने, जो 15 से 29 सितंबर तक चली थी और इसमें 40 नेशन से ज़्यादा आपके जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये आपकी मल्टीनेशनल सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज होती है, एशिया पैसिफिक में आपकी होती है एंड इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑन 15 सितंबर 2025 the WTO agreement, World Trade Agreement on Fishery Subsidies aimed at reducing overfishing came into force after ratification by Brazil, Kenya, Tonga and Vietnam। तो recently WTO का जो agreement था ओवरफिशिंग को लेके कि ओवरफिशिंग हमें रिड्यूस करनी चाहिए, इस अग्रीमेंट को जो है इफेक्ट में लाया गया है। अब इसकी एक कंडीशन थी कि जब तक 2/3 मेंबर जो नेशन है आपके WTO के, ठीक है, वो जब तक इस अग्रीमेंट को साइन नहीं करते तब तक ये इफेक्ट में नहीं आएगा। और अभी रिसेंटली ब्राजील, केनिया, टोंगा, वियतनाम जो है इन सब ने इन चारों कंट्रीज ने इसे ज्वाइन किया है इस अग्रीमेंट को, और टोटल अब 166 मेंबर में से 112 आपके मेंबर जो हैं उन्होंने इस अग्रीमेंट को साइन कर दिया है और ये 2/3 वाली कंडीशन जो है उसको फुलफिल करता है और इसी वजह से ये आपका जो है इफेक्ट में आ गया है।
ठीक है। अब WTO अग्रीमेंट जो आपका है ये जो 12वीं WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी 2022 में, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, वहाँ पे ये जो आपका अग्रीमेंट है इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये वाला आपका कंडीशन थी कि WTO के अग्रीमेंट में क्या है कि फॉर्मल एक्सेप्टेंस होना चाहिए 2/3 एटलीस्ट 2/3 ऑफ WTO 166 मेंबर कंट्रीज का, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके पॉइंट हैं, जैसे WTO अग्रीमेंट जो है फिशरीज सब्सिडीज का, इसको इनिशिएट किसने किया था? WTO की जो डायरेक्टर जनरल है निगोजी ओकेंजा एवेला, ठीक है। अडॉप्ट किया गया था 12वीं WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में, ये भी हमने डिस्कस किया। अब इस अग्रीमेंट में दो पार्ट थे, एक तो आपका ओवरफिशिंग से रिलेटेड था जो अभी डिस्कस किया, दूसरा पार्ट था जो फोकस करता है सब्सिडीज फॉर ओवर कैपेसिटी प्रोडक्शन इन अ लार्ज स्केल फिशिंग। तो ये आपका सेकेंड इसका पार्ट था, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे एक और चीज बोली गई थी कि जो मेंबर्स हैं दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश फिश फंड, कि ये स्टैब्लिश करे फिश फंड असिस्ट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को इन इम्प्लीमेंटिंग दी अग्रीमेंट, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और आपकी इंडोनेशिया जो कंट्री हैं इन्होंने अभी तक इस अग्रीमेंट को साइन नहीं किया है, ठीक है। इसके अलावा WTO के अदर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो हेडक्वार्टर इसका आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1995 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन अ MOU विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन विच एम्ड एट बूस्टिंग द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज़ का अग्रीमेंट है? डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, जिसका एम क्या है कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है यूथ्स के लिए उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको एनहांस किया जाए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इस MOU के तहत इंटरनेशनल रेफरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन जो है ये आपका डेवलप किया जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ओके। नाउ सिग्नेटरीज की यहाँ पे बात करें तो अरिंदम बागची एम्बेसडर एंड परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया जिनेवा, एंड गिलबर्ट F फोंगबो जो आपके डायरेक्टर जनरल है ILO के, इनके बीच में ये आपका अग्रीमेंट साइन हुआ था, ये MOU साइन हुआ था, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ कॉम्बैट रेडीनेस ड्रिल कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मीज फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन, जो आपकी लोकेटेड है पटियाला पंजाब में, टू वैलिडेट वाटर ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग कैपेबिलिटीज। तो इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जिसको रिसेंटली आपका कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा, इंडियन आर्मी की फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन द्वारा? इट इज योर एक्सरसाइज जल शक्ति, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। Now next is, what was the theme of cultural event held to celebrate दूरदर्शन 66th फाउंडेशन डे in न्यू दिल्ली, दिल्ली? तो रिसेंटली दूरदर्शन का 66th फाउंडेशन डे आपका सेलिब्रेट किया गया था ऑन 15th of September, ठीक है। और इस ओकेजन पे एक इवेंट इन्होंने रखा था जिसका नाम था शब्दांजलि DD@66, ठीक है। क्या नाम था? शब्दांजलि DD@66। और इसकी शुरुआत आपकी कब की गई थी? इसका फाउंडेशन डे आपका होता है, मतलब 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी 15 सितंबर 1959 को, और फाउंडेशन डे 15 सितंबर को हम इसका हर साल ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ की पॉइंट है आपके, जैसे दूरदर्शन जो है इसके अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो 35 चैनल नेटवर्क हैं इसके, जिसमें से 6 नेशनल है, 28 आपके रीजनल है और एक आपके इंटरनेशनल चैनल है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम है, बाइंड जो स्कीम है इसके तहत 2,539.61 करोड़ का जो आपका एलोकेशन है वो दिया गया है स्कीम के तहत, जो 2021 से 2026 तक आपका रहेगा मॉडर्नाइज करने के लिए DD दूरदर्शन के ऑपरेशंस को, ठीक है। इसकी के साथ कुछ अदर पॉइंट्स भी हैं, जैसे इन्होंने 2024 में वेव OTT ऐप भी यहाँ पे लॉन्च की थी स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्वालिटी कंटेंट इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड दूसरा कि इनका जो एक चैनल है DD किसान चैनल, उसने पिछले साल ही 2024 में ही 2 AI एंकर यहाँ पे लॉन्च किए थे, एक का नाम है क्रिश और दूसरे का नाम है आपका भूमि, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which organization in collaboration with the Department of Drinking Water and Sanitation under Ministry of Jal Shakti and Ministry of Panchayati Raj organized the Sarpanch Samvad National Quality Conclave at 1QCI World Trade Center in New Delhi? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन
एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ मिलके ऑर्गेनाइज किया था सरपंच संवाद नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में। सो हियर आंसर इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज QCI द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इन दोनों मिनिस्ट्रीज के कोलैबोरेशन से। और इसका थीम आपका था विकसित ग्राम से विकसित भारत, डेवलप्ड विलेज टू द डेवलप्ड इंडिया। ओके, नाउ अब यहाँ पे कॉन्क्लेव हुआ था। इस कॉन्क्लेव में कुछ इनिशिएटिव आपके लॉन्च किए गए हैं, जैसे 100 डे गुड गवर्नेंस चैलेंज लॉन्च किया गया है, जो 17 सितंबर को आपका स्टार्ट हुआ है और 25 दिसंबर 2025 तक ये चलेगा, जिस दिन आपका गुड गवर्नेंस डे होता है। ठीक है, 25 दिसंबर को। नाउ इसके फोकस एरियाज आपके रहेंगे स्वच्छता, सुरक्षा, ई गवर्नेंस एट द विलेज लेवल। फाइन। इसके अलावा डिजिटल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो एक ऐप यहाँ पे लॉन्च की गई थी, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप। ठीक है, जहाँ पे इसका मेन एम क्या था कि हमें कनेक्ट करना है और एम्पावर करना है विलेज लीडर्स को। ठीक है, और अभी तक इसमें 60,000 प्लस सरपंच ऑन बोर्ड किए जा चुके हैं फ्रॉम दी 22 स्टेट्स। इसके अलावा इसका टारगेट है कि हमें 25 दिसंबर 2025 तक 1 लाख सरपंच यहाँ पे करने हैं, इस ऐप में ऑन बोर्ड करने हैं। और 2026 तक का हमारा टारगेट है 2.5 लाख का। ठीक है, 2.5 लाख सरपंच को यहाँ पे ऑनबोर्ड करना है इस सरपंच संवाद मोबाइल ऐप पे। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेगुलेटरी बॉडी लॉन्च दी बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन वेबसाइट। सो इनमें से कौन सी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने लॉन्च किया है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन वेबसाइट को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंश्योरेंस। तो बेसिकली ये वेबसाइट लॉन्च की है IRDAI ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको रिलीज किया गया है। और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे एक मतलब वन स्टॉप पोर्टल ये आपका है, जहाँ पे आप बाय और कंपेयर कर सकते हो पॉलिसीज को। जैसे अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज हैं, ठीक है, चाहे वो लाइफ प्लान आपका हो या हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज हो, मोटर पॉलिसीज हो, तो उनको आप कंपेयर कर सकते हो और खरीद सकते हो इस पोर्टल से। ठीक है, इसका मेन एम है ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी लाना। ठीक है, इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में। नाउ IRDAI की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है अजय सेठ। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसे 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनटेक कंपनी कोलैबोरेटेड विद द AU स्मॉल फाइनेंस बैंक टू लॉन्च द AU कॉस्मो क्रेडिट कार्ड ऑन दी रूपे नेटवर्क। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसके द्वारा आपका कोलैबोरेशन किया गया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ? पहले मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताइए, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, अब यहाँ पे इस बैंक का कोलैबोरेशन हुआ है कीवी फिनटेक के साथ। ठीक है, किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है? कीवी फिनटेक के साथ, लॉन्च करने के लिए AU कॉस्मोस क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द विच फिनटेक फर्म इंटीग्रेटेड विद एप्पल पे टू इनेबल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट फॉर इंडियन मर्चेंट। तो इनमें से कौन सी फिनटेक फर्म है, कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसने इंटीग्रेट किया है, जिसने कोलैबोरेट किया है आपका एप्पल पे के साथ, ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इजीली की जा सके? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेजर पे। रेजर पे और एप्पल पे का यहाँ पे आपका कोलैबोरेशन हुआ है। ठीक है, अब इस टाइप का कोलैबोरेशन पहली बार देखा गया है and Razorpay become the first Indian payment aggregator to enable Apple Pay for international transactions. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय S&P ग्लोबल इंडिया रिसर्च, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2026? तो रिसेंटली S&P ग्लोबल इंडिया जो है, इंडिया रिसर्च जो है, इन्होंने प्रोजेक्शन दी है फाइनेंशियल ईयर 2026 की, कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 2026 में कितनी होगी, फाइनेंशियल ईयर 2026 में इट इज 6.5%। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2025 ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो BEE है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है ये, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है न्यू कैटेगरी टाइटल्ड नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर्स एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड टू 2025. What is the minimum number of followers or subscriber required for digital creator or influencers to be eligible for participation? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है, इन्होंने एक न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के अंदर। ठीक है, ये आपकी है फॉर द कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर, और अगर कोई इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर इसका पार्ट बनना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि इनके एटलीस्ट 10,000 फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर होने चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है,
नाउ इसका पर्पस क्या है? प्रमोट करना एनर्जी एफिशिएंट बिहेवियर थ्रू डिजिटल कंटेंट। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट बिहेवियर को प्रमोट करना डिजिटल कंटेंट के थ्रू, ये इसका मेन एम है, इसका पर्पस है। नाउ अब यहाँ पे करना क्या होगा इन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को? इन्हें एक शॉर्ट वीडियो बनानी होगी मैक्सिमम 60 सेकेंड की, हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में आपकी हो सकती है, इंडियन लैंग्वेजेस में। ठीक है, इसका थीम आपका रहेगा सेव एनर्जी एट होम, सेट AC at 24, choose 5-star appliances, energy efficient lighting, green and sustainable building, celebrate festival with responsibility। तो इन सब थीम पे बेस्ड आपकी जो वीडियो है वो होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई भी आप थीम ले लो एंड इसे सबमिट करना होगा आपको NECA पोर्टल में। और अगर आप इसे शेयर कर रहे हो, ठीक है, वीडियो को आपको शेयर करना होगा सोशल मीडिया में विद हैशटैग ऑफ #NECA 2025 नाम से। ठीक है, ये यहाँ पे हैशटैग यूज करना होगा। अब यहाँ पे जो फाइनलिस्ट होगा उसको बेसिकली अवार्ड दिया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी ये अवार्ड प्रेजेंट करेंगी ऑन 14 दिसंबर 2025 और न्यू दिल्ली में ये आपका इवेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन रीअपॉइंटेड फॉर द सेकेंड टर्म एज अ अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN Women इफेक्टिव फ्रॉम 11 सितंबर 2025। तो रिसेंटली अभी UN Women ने लॉन्च किया है एक स्ट्रैटेजिक प्लान। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है स्ट्रैटेजिक प्लान 2026 से 2029 तक का। किस चीज के लिए? एक्सेलरेट करने के लिए ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर विमेन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये इसका मेन एम है कि आपकी जेंडर इक्वालिटी जो है वो आपकी यहाँ पे बढ़ाई जाए, एक्सेलरेट की जाए। ठीक है, अब इसी के साथ अपॉइंटमेंट किया गया है, इनका नाम है सीमा सामी बहुस का। इन्हें सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर UN Women का। सबसे पहली बार इन्हें 2021 में इस पोजीशन के लिए आपका अपॉइंट किया गया था। ठीक है, एंड ये 3rd एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी थी UN Women की। ठीक है, 30 सितंबर 2021 में इनका अपॉइंटमेंट किया गया था, अभी इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। फाइन, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अब इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने काम किया है एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जॉर्डन टू यूनाइटेड नेशन। ठीक है, देन इन्होंने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड डायरेक्टर ऑफ रीजनल ब्यूरो ऑफ अरब स्टेट्स जो है एज अ वर्क किया है एट दी UNDP। देन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ सोशल डेवलपमेंट सेक्टर एट दी लीग ऑफ अरब स्टेट्स 2008 से 2012 के बीच में। देन इन्होंने सर्व किया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हायर मीडिया काउंसिल 2005 से 2008 के बीच में एंड एज अ एडवाइजर टू किंग अब्दुल्ला II फ्रॉम 2003 टिल 2005। तो ये सब इन्होंने ये एज अ मतलब इन सब पोजीशन पे ये आपकी जो है सर्व कर चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन दी 62 एडिशन ऑफ दुलीप ट्रॉफी फॉर द 2025-2026 सीजन। तो अभी जो आपका 62 एडिशन था इसमें आपकी जीत हासिल की है सेंट्रल जोन ने। ठीक है, कौन सी टीम जीती है? सेंट्रल जोन। यहाँ पे आपके टोटल इस बार 6 आपके टीमें थी, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये आपकी 6 टीमें थी। पिछली बार सिर्फ 4 टीमें थी, जो पिछला एडिशन आपका था 61st एडिशन, उसमें 4 टीमें थी, इंडिया A, बी, इंडिया B, इंडिया C, इंडिया D नाम से, और इंडिया A वाली जो थी इसने आपका टाइटल जीता था पिछली बार। ठीक है, इस बार किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने जीता है और ये इनका 7th टाइटल है। सेंट्रल जोन इज कैप्टन बाय रजत पटीदार और इन्होंने फाइनल मैच में हराया था साउथ जोन को। ठीक है, ये रनर अप था आपका। इसके अलावा ऑर्गेनाइजर आपका BCCI था। BCCI से रिलेटेड एक न्यूज है आपकी कि रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं मिथुन मनहास और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? रॉजर बिन्नी को। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है in September 2025 which Indian state become the first to issue identification cards, that is ID cards, to the self-help group women along with the distributing loans worth rupees 3,500 crore। तो इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जो पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने ID कार्ड्स प्रोवाइड किए हैं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को? तो आंसर हियर इज तमिलनाडु। ठीक है, किसने आपका यहाँ पे ID कार्ड्स इशू किए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेंस को? तो इट इज तमिलनाडु। एंड ये जो ID कार्ड्स हैं ये इनको अलाउ करेंगे कि ये फ्री ट्रैवल कर सकते हैं अप टू 100 किलोमीटर्स एंड इनको जो स्टेट रन आउटलेट्स होंगे वहां पे डिस्काउंट्स भी दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रेंच फुटबॉलर
अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल इन 2025। सो फ्रेंच फुटबॉलर इनमें से कौन से हैं जिन्होंने रिसेंटली इन मंथ ऑफ सितंबर अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है? तो इनका नाम है सैमुअल उमतीती। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सैमुअल उमतीती। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने कंस्टिट्यूट किया है, आरबीआई ने फॉर्म किया है रेगुलेटरी रिव्यू सेल। ये इसका काम क्या रहेगा? रेगुलेटरी रिव्यू सेल का इसका काम है रिव्यू करना जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई ने इशू किए हैं। ठीक है, अब ये क्यों आपका जो है बनाया गया है? ताकि जो हमारे रूल्स हैं वो अप टू डेट और इफेक्टिव रह सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक रेगुलेशन जो है वो एग्जामिन की जाएगी हर 5 से 7 साल में। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। एक रेगुलेटरी रिव्यू सेल बनाया गया है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, जो 1 अक्टूबर से इफेक्ट में आया है और इसका काम रहेगा कि आरबीआई ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके इशू किए हैं उसको रिव्यू करना। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि आरबीआई ने सेटअप किया है एक एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन। ठीक है, एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन नाम से एक आपका ग्रुप बनाया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट एंड चैनल इंडस्ट्री फीडबैक इनटू द प्रोसेस। ठीक है, इस काम के लिए इसको बनाया गया है। इनिशियली जो मतलब इसके जो मेंबर्स हैं आपके, उनका इनिशियली टेन्योर रहेगा 3 साल का और फर्दर इसे 2 साल एक्सटेंड भी किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट टू रिव्यू। राइट, नेक्स्ट है इसके चेयर कौन बनाए गए हैं? राणा आशुतोष कुमार सिंह जो एमडी है एसबीआई के। ठीक है, उनको यहाँ पे चेयर बनाया गया है इस एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन का। नाउ क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो करते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? आरबीआई ने सेटअप किया है एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट एंड चैनल इंडस्ट्री। नाउ क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन हियर इज कि इसके चेयर कौन बनाए गए हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया राणा आशुतोष कुमार सिंह इसके चेयर बनाए गए हैं और इसके अदर मेंबर कौन कौन से हैं? पहले मेंबर हैं टीटी श्रीनिवास राघवन जो फॉर्मर एमडी एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके रहे हैं सुंदरम फाइनेंस में। नेक्स्ट हैं गौतम ठाकुर चेयरमैन ऑफ सारस्वत कॉर्पोरेटिव बैंक, श्याम श्रीनिवासन फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक, रवि दुवुरु जो फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हैं आपके जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक के। नेक्स्ट आते हैं एनएस खन्ना, ये फॉर्मर एमडी एंड सीईओ आपके थे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, what is the food grain production target set by the government of India for the Rabi season 2025-2026 announced at the National Agricultural Council conference Rabi Abhiyan 2025 held at Indian Council of Agricultural Research, Indian Agricultural Research Institute in New Delhi, Delhi। तो रिसेंटली आपकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस राबी अभियान 2025। कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी एट दी ICAR, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है। क्या टारगेट है? कि आपका जो राबी सीजन है, राबी अभियान है 2025 का, या राबी जो सीजन है 2025-26 का, इसमें आपका प्रोडक्शन टारगेट या प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए हमारे फूड ग्रेन्स की? तो वो होनी चाहिए 362.50 मिलियन टन्स की ये प्रोडक्शन होनी चाहिए। ठीक है, ये टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस थी इसका थीम क्या था? वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम। ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, और इसको चेयर किया था यूनियन मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा इसको चेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर किंजारापू राम मोहन नायडू लॉन्च द इनिशिएटिव ऑफ यात्री सेवा दिवस 2025 फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग एयरपोर्ट। तो रिसेंटली हमारे सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, किंजारापू राम मोहन नायडू, इनके द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है यात्री सेवा दिवस नाम से। ठीक है, कहाँ से ये आपका लॉन्च किया गया था? कौन से एयरपोर्ट से? हिंडन एयरपोर्ट जो आपका गाजियाबाद यूपी में लोकेटेड है, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, इसे लॉन्च किया गया था। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने इस इनिशिएटिव को ऑब्जर्व किया था सारे एयरपोर्ट्स पे अक्रॉस ऑल इट्स एयरपोर्ट इन इंडिया। ठीक है, इस इनिशिएटिव का मेन फोकस है पैसेंजर सेंट्रिक सर्विसेज पे, जैसे सेफ्टी होगी पैसेंजर्स की, ठीक है, देन क्लीनलीनेस, आपका एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ एंड वेलबींग, डिजिटल एंड स्मार्ट सर्विसेज एंड अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो इस पे मेन फोकस आपके इस इनिशिएटिव का था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेलीकॉम कंपनी साइन अ एमओयू विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू एक्सपैंड मोबाइल कनेक्टिविटी रीच अक्रॉस इंडिया। तो इनमें से कौन सी आपकी टेलीकॉम कंपनी है जिन्होंने एमओयू साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ एक्सपैंड करने के लिए इनकी रीच इंडिया में? तो इट इज बीएसएनएल। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। और इस चीज का आपका पायलट प्रोजेक्ट जो है चलाया गया था असम में। ठीक है, अब यहाँ पे इसे फर्दर बाकी जगह फैलाने की यहाँ पे बात की गई है इसको, ठीक है, इस मॉडल को। नाउ सिग्नेटरीज यहाँ पे कौन है? मनीषा बंसल बद्दल फ्रॉम दी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड दीपक गर्ग फ्रॉम बीएसएनएल। ओके, और ये जो एमओयू है ये 1 साल का एमओयू है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एमओयू विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया टू इंप्लीमेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव टाइटल नर्चरिंग बिगनिंग्स। और इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने WHO इंडिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है नर्चरिंग बिगनिंग इनिशिएटिव के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव जो है? तो इट इज डन बाय द मालाबार ग्रुप। ठीक है, मालाबार ग्रुप द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। और सिग्नेटरीज की बात करें तो WHO रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया जो है डॉक्टर रॉड्रिको एच ऑफरिन, इनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। एंड MP अहमद जो चेयरमैन है मालाबार ग्रुप के, उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, अब बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन गोल है इंप्रूव करना न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रंस इन अ डिसएडवांटेज्ड अर्बन कम्युनिटीज। और ये आपका फोकस करेगा प्रोजेक्ट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री न्यूट्रिशियस फूड, ऑफरिंग मेडिकल केयर एंड सपोर्टिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन। ठीक है, की फोकस एरिया यहाँ पे आपके रहेंगे। ये बेसिकली आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका एम्फोसाइज करेगा पहले 1000 दिन पे। ठीक है, फर्स्ट 100 डेज फ्रॉम कंसेप्शन टू अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्ड्स लाइफ। ठीक है, नाउ अब ये जो प्रोजेक्ट है इट इज बिल्ड अपॉन दी फ्लैगशिप CSR प्रोग्राम ऑफ मालाबार ग्रुप विच इज हंगर फ्री वर्ल्ड। ठीक है, जो फोकस करता है इन एलिमिनेटिंग हंगर। ओके, अब जो ये प्रोजेक्ट है इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो इसे इम्प्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये मेंशन किया गया है इनिशियली ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका अर्बन कम्युनिटीज में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इन दिल्लीज एंड बाद में ये आपका फर्दर जो है एक्सपैंड किया जाएगा अदर स्टेट्स एंड सिटीज में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो फर्स्ट आपका है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। और ये लेयर हमारी जो है अर्थ के आउटर वाले जो एरिया होती है वहां पे रहती है, जो हमें UV रेस से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे बचाती है, राइट। सो हम इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑब्जर्व करते हैं 16 सितंबर को। और इस बार हमने इसका 31st एडिशन ऑब्जर्व किया था। ठीक है, जिसका थीम आपका था फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। अगर पूछा जाए फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 1995 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिया में उस टाइम पे कौन से इवेंट्स हुए हैं 16 सितंबर 2025 को। यहाँ पे 27th एडिशन आपका हुआ था। बेसिकली यहाँ पे रिलीज किया गया था मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल इंडिया सक्सेस स्टोरी। ये रिलीज यहाँ पे किया गया था जो इंडिया की अचीवमेंट बताता है इन अ फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इस इवेंट में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया जो है ये आपका फर्स्ट कंट्री बना है जिसने इम्प्लीमेंट किया है कूलिंग एक्शन प्लान। अब कूलिंग एक्शन प्लान क्या है? बेसिकली 2019 में ये आपका लाया गया था इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, जिसका एम था कि हम रिड्यूस करें कूलिंग डिमांड बाय 20 to 25%, एनर्जी यूज 25 से 40% एंड रेफ्रिजरेंट डिमांड 25 से 30% बाय 2037 to 2038। एंड इंडिया की अगर अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया ने अचीव किया है 67.5% रिडक्शन इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ अ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारे AC या रेफ्रिजरेटर्स में यूज किए जाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो हमने 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया था। इसका थीम आपका था सेफ केयर फॉर एवरी न्यूबॉर्न एंड एवरी चाइल्ड। एंड इसका स्लोगन आपका है पेशेंट सेफ्टी फ्रॉम द स्टार्ट, पेशेंट सेफ्टी फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, अब इंडिया में इवेंट आपका हुआ है कि नव पेशेंट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी। ठीक है, 2025, जिसको नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स द्वारा आपका ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड कहाँ पे ये हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी टू एडवांस पेशेंट सेफ्टी एंड हेल्थ केयर क्वालिटी।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल इक्वल पे डे, 18 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है और 6th एडिशन इसका हमने ऑब्जर्व किया है। यूनाइटेड नेशन द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैम्बू डे की बात करें तो 18 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। 17th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था इसका रिसेंटली, एंड इसे ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब बैम्बू की बात कर रहे हैं तो बैम्बू को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है इंडिया में। और इंडिया में इसको ग्रीन गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपका ऐसा पेड़ है जो सबसे जल्दी ग्रो करता है। ये लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन हमें देता है। साथ में ही बैम्बू के बहुत सारे यूज़ हैं आपके, जैसे फर्नीचर के लिए हम इसे यूज़ कर लेते हैं, राइट। इससे बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। यूट्यूब पे आपने कितनी वीडियोज़ इसकी देखी होंगी, राइट, कि बैम्बू से बहुत सारा काम किया जाता है। तो ये हमारे लिए एक ग्रीन गोल्ड है, ठीक है। अब इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बैम्बू आपका पाया जाता है, ठीक है। इंडिया से पहले चाइना पहले नंबर पे आता है वर्ल्ड में। ओके, इंडिया में 136 स्पीशीज आपकी मौजूद हैं बैम्बू की अक्रॉस 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, हमारे पीएम मोदी जी जो हैं इन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट आपका इनॉग्रेट किया था नुमालीगढ़ में, ठीक है। नुमालीगढ़ प्लांट जो प्रोजेक्ट है आपका असम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है, असम में ये आपका इनॉग्रेट किया गया था ऑन 14th सितंबर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक यहाँ पे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट बैम्बू कॉन्क्लेव आपकी हुई थी गुवाहाटी असम में, ठीक है, जिसे नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था विद सपोर्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एंड नेशनल बैम्बू मिशन, ठीक है। इसका थीम था प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, CSR एंड बायो इकोनॉमी। इसका एम है कि हम एक्सपैंड करें MSMEs को, बूस्ट करें एक्सपोर्ट को एंड बिल्ड करें ग्लोबल बैम्बू वैल्यू चेन बाय 2047 अंडर विकसित भारत मिशन, ठीक है, विकसित भारत विजन, ठीक है। अब यहाँ पे एक MOU साइन हुआ है IIT गुवाहाटी एंड सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के बीच में, ठीक है, डेवलप करने के लिए बैम्बू प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रीज पार्टनर्स आपके थे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम से एंड सेल्को फाउंडेशन, ठीक है, एंड ऑल टाइम प्लास्टिक मुंबई महाराष्ट्र जो आपका पार्टनर है आइकिया का, ठीक है, फॉर द अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट इन दी इंजीनियरिंग बैम्बू वुड पैकिंग। तो इन सब चीज़ों में ये आपका बेसिकली इंडस्ट्री पार्टनर्स रहेंगे। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।